अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट किया था और उस मेथड का नाम हम लोगों ने सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन रखा। आज उसी क्वेश्चन उसी मेथड के बाकी पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर है वो सेकंड है, दैट इज 3y² इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। कुछ मैं आपके पॉइंट पीछे ज़रा रिकॉल करवा देता हूँ कि अगर हमें फैक्टराइजेशन से करना है तो हमें कितनी चीज़ें याद रखनी थी। नंबर 1, हमें कॉमन चीज़ याद रखनी है। कॉमन के बाद आपको कहा था कि आपकी आइडेंटिटी यानी स्क्वायर का फार्मूला जो इस क्वेश्चन में हमारे लिए ज़्यादा यूजेबल है वो हमारे पास कॉमन होगा। और सेकंड मैंने कहा था मिड टर्म ब्रेक। अगर आपको ये चीज़ याद हो जाएगी तो मेरा ख्याल है ये सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रा आसान हो जाएगा। और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर प्रैक्टिस से आते हैं। अगर आप बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी। तो सवाल करते हैं। सवाल के सोल्यूशन में मुझे नज़र आ रहा है यहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा है और नज़र आ रहा है ब्रैकेट इस y के साथ क्या कर रही है, मल्टीप्लाई। तो मैं पहले y को y से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी। y को y से किया तो क्या हो गया, y²। y को 5 से किया तो क्या हो गया, -5y। अब हमें पता है कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड को अगर इस्तेमाल करना है तो इसकी फॉर्म कौन सी होनी ज़रूरी है, स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, उसके लिए राइट साइड या लेफ्ट साइड पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं जो राइट साइड वाली टर्म्स है उनको अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूँ तो ये प्लस में है, इधर आगे क्या हो गया, माइनस में। ये माइनस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस में। और यहाँ क्या रह गया, 0 रह गया। सो नज़र आ रहा है 3y² और y², ये एक जैसी टर्म्स है। इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो आपको नज़र आ रहा है 1। तो 3 में से अगर मैं 1 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2y² + 5y इक्वल टू 0 आ गया। अब मुझे मज़ीद नज़र आ रहा है कि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि y² भी है, y भी है, कोफिशिएंट ऑफ y² भी है, कोफिशिएंट ऑफ y भी है। क्या मिसिंग है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमें पता है वो 0 भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मैंने पहली चीज़ बताई थी कि आपने क्या देख लेनी है, कॉमन। क्या कॉमन निकलता है बताइएगा। आपको नज़र आ रहा है कि जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, y। जब मैंने y कॉमन लिया तो बाकी क्या रह गया, 2y + 5 इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और राइट साइड पे 0 है। तो बताया था कि हर वैल्यू जो है जो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होगी वो 0 के क्या होगी, इक्वल। y 0 के इक्वल हो गया, या 2y + 5 वो भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। 5 उधर जाएगा तो वो क्या हो गया, माइनस का। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y की वैल्यू आ गई -5/2। सो मेरे पास y की एक वैल्यू आ गई -5/2 और एक वैल्यू क्या आ गई, 0। तो मैंने क्वेश्चन को जब सॉल्व करना था तो उस इक्वेशन में जो वेरिएबल इस्तेमाल किया, जो अननोन क्वांटिटी इस्तेमाल की, उसी की वैल्यू निकालनी थी और वो वैल्यू मेरे पास आ गई। एट द एंड मैंने सिर्फ इसके आंसर को किस में राइट करना है, सोल्यूशन सेट में। एक वैल्यू आपके पास 0 आई और दूसरी वैल्यू क्या आई, -5/2। तो ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। और सेट के अंदर राइट करने का मतलब सेट की नोटेशन को इस्तेमाल कर लेना। अब इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज 4 - 32x है यहाँ पे, 32x इक्वल टू 17x²। तो इक्वेशन मुझे नज़र आ रही है और इक्वेशन में वेरिएबल की हायर पार्ट 2 है तो क्वाड्रेटिक है। अगर हायर पार्ट 2 हो और वो क्वाड्रेटिक हो तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना हो तो कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड के लिए आपको मालूम है कि एक साइड पे क्या होना चाहिए, 0।
तो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ और इनको साथ साथ अरेंज कर देता हूँ। 17x² तो ऑलरेडी था अपनी जगह पर। ये -32x जब आपके पास राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, +32x। यहाँ पे 4 प्लस का है, जब वो राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 का। तो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी जो फॉर्म मिल रही है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कहेंगे हमने तो राइट साइड पे 0 पढ़ा हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम राइट साइड पे 0 कर लेते हैं। 17x² + 32x - 4 = 0। अब मुझे याद है कि ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो अभी मैंने 2 स्टेप्स को रिमूव किया, वो क्या थे, कॉमन या सेकंड क्या था, मिड टर्म ब्रेक। मुझे नज़र आ रहा है इन तीनों टर्म में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि आप लोग एक रफ अमल का कॉलम बना लेंगे। उस रफ अमल कॉलम में करना क्या था, आपने यहाँ से कांस्टेंट टर्म पकड़नी है। कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास, -4। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, x² के कोफिशिएंट से, वो क्या है मेरे पास, 17। तो मैं जब 17 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, -68। 68 को सर्कल किया क्योंकि मैंने इसी 68 को आगे देखना है कि ये 68 किस किस टेबल पे मुझे मिल सकता है। लाइक मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, 1 को मल्टीप्लाई करें 68 से तो मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे 68 मिल जाता है। इसी तरीके से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ या 68 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 68 को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा, 2 × 34 = 68। यहाँ मेरे पास और क्या हो सकता है, एक और कॉलम टेबल बन सकता है, 4 × 17, उसको भी मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलता है, 68। बट 68 देखने में मुझे किसके साथ चाहिए, माइनस का, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। कब लगाऊंगा, जब मैं यहाँ पे भी क्या लगा देता हूँ, माइनस। तो मुझे नज़र आ रहा है कि तीनों जो मेरे फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो -68 ही मिल रहा है। अब हमने साथ ये भी पढ़ा था कि सिर्फ ये एक कंडीशन नहीं, ये जो 2 मैंने नंबर लिए जो कि पेयर कहते हैं, आप इसी मेथड को पेयर मेथड भी कह सकते हैं। तो मैंने ये जो 2 नंबर्स लिए थे इन्हीं को ऐड भी कर लेते हैं। -1 + 68 क्या होता है, 67 होता है। -2 + 34 क्या मिलता है मुझे, डेट इज 32। -4 + 17 ये क्या मिलता है मुझे, 13। तो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे 3 टेबल आगे भी बना सकते थे, 17 × 4, 34 × 2, 68 × 1। तो मुझे मल्टीप्लाई करने से तो -68 मिल गया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि -1 + 68 को जब ऐड किया तो 67, 2 + 34 किया तो 32, -4 + 17 किया तो +13। अब इनमें से कोई एक पेयर ठीक होगा, वो कौन सी टर्म आपको बताएगी, वो आपको x का कोफिशिएंट बताएगा। x का कोफिशिएंट मुझे क्या नजर आ रहा है, इसमें 32 नजर आ रहा है। तो मुझे 32 कहाँ मिल रहा है, आपको नजर आ रहा था कि 32 आपको यहाँ मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो पेयर बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, -2 and 34 का। अब इसको राइट कैसे करते थे, फर्स्ट टाइम एज इट इज 17x², फिर उसके बाद -4 जो लास्ट टर्म होती थी उसको एज इट इज लिख देते थे। इस 32 को हम ब्रेक करते हैं, और 32 को ब्रेक जब किया था तो कैसे लिखते थे, -2 इसके साथ x अल्फाबेट आ गया प्लस 34x, ये मेरे पास 32 के फैक्टर्स बन गए, इसी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएं तो 4 टर्म्स की टेक्निक में 2 तरीकों से हो सकती है, या तो आप फर्स्ट को थर्ड के साथ अरेंज कर दें, सेकंड को फोर्थ के साथ कर दें। अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो पहली 2 में से कॉमन देख लें, क्या कॉमन आ रहा है, x, बाकी रह गया 17x - 2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आपको नजर आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 34 भी 2 के टेबल पे और 4 भी 2 के टेबल पे आता है। बाकी क्या रह गया, 17x - 2 = 0। जब आपने पहली 2 और अगली नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया तो आपको नजर आ रहा है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अब दोनों में क्या कॉमन है। जब ये दोनों में कॉमन है तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 17x - 2, बाकी क्या रह गया यहाँ पे x
यहाँ क्या रह गया +2 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब नजर आ रहा दोनों वैल्यूज अगेन क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो मैं क्या करता हूं हर वैल्यू को किसके इक्वल लिखूंगा 0 के, बिकॉज राइट साइड पे 0 है। अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो वो इस सिचुएशन को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ये सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ उस केस में होगा जब एक साइड पे क्या होगा आपके 0 होगा। 17x - 2 इक्वल टू 0, या फिर आप बात कर सकते हैं कि x + 2 वो भी क्या होगा 0 के इक्वल होगा। यहां से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये +2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2, एक x की वैल्यू तो आ गई। जब मैं यहां से निकाल रहा हूं तो मुझे -2 राइट साइड पे जाता हुआ प्लस का नजर आ गया। 17 अभी भी x के साथ है, क्योंकि मैंने x को फाइंड करना है, तो 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मेरे पास यहां से जो x की वैल्यू आई वो क्या आई 2/17, और यहां से क्या आई -2। अब मैं इसको क्या करता हूं अपने आंसर को सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो वो क्या होगा 2/17 - 2। ये था मेरे पास थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन सेट। अब जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है वो मेरी कोशिश होगी कि आप लोग खुद करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आप लोगों को ये मेथड समझ में आया है या नहीं आया। अगर फिर भी कोई उस क्वेश्चन से कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट की जानी बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो मेरे पास पार्ट नंबर 5 है। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 दोनों एक जैसे ही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट 5 के साथ पार्ट 6 भी किया जाए। पार्ट 5 मेरे पास दैट इज x + 1 over x plus x over x + 1 is equal to 25/12। मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब हमने क्वेश्चन 1 जो है इस एक्सरसाइज का बेसिक क्वेश्चन था, वो क्या था कि हमें पता है कि ये इक्वेशन जो लिखी हुई है फ्रैक्शन फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अब मुझे नजर आ रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमने क्वेश्चन 1 में ये अंडरस्टैंड किया था कि अगर मेरे पास फ्रैक्शंस आ जाएं और फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस माइनस आ जाए तो मुझे क्या लेना चाहिए एलसीएम लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग ऑल द टर्म्स बाय देयर एलसीएम। और एलसीएम क्या बनता है दैट इज, आपको नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो 3 के 3 डिफरेंट है, तो क्या बन गया 12x × x + 1। अब मैं इस एलसीएम की वैल्यू को ऊपर तीनों फ्रैक्शन से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे होगा 12x x + 1 मल्टीप्लाई बाय x + 1 over x प्लस 12x मल्टीप्लाई बाय x + 1 मल्टीप्लाई बाय x over x + 1 इक्वल टू 12x मल्टीप्लाई बाय x + 1 मल्टीप्लाई बाय 25/12। तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो x है इस x से कैंसिल, x + 1 इससे कैंसिल, एंड 12 इस 12 से कैंसिल, फिनिश। फर्दर मुझे नजर आ रहा है कि 12 इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स पढ़े हुए हैं कि अगर इनकी बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। 1 पावर कितनी हो गई 2 हो गई। देन प्लस 12 इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x के और आ गया। जब मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 25x मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया x + 1 हो गया। फर्दर मुझे नजर आ रहा है ये फार्मूला बनता है विच वन बताइएगा, a + b का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 12, इसको ओपन करो a² + 2ab + b², और ये जो 12 है ये आपके पास एज इट इज रहा। 25x इससे मल्टीप्लाई हो रहा तो 25x² + 25 of x हो गया। फर्दर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12x² 24x + 12 + 12x² एज इट इज 25x² + 25x एज इट इज।
अब मुझे नज़र आ गई कि मेरी डिनोमिनेटर्स मतलब फ्रैक्शन ख़त्म हो गई। जब फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए तो हाईएस्ट पावर नज़र आ रही है 2 है तो स्क्वायर हुआ। अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, बाकी तमाम टर्म्स को लेफ्ट साइड राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ और साथ साथ उसको अरेंज कर लेते हैं। 25x² मीन साथ x² वाली टर्म्स आएंगी। जब ये इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस, जब ये इधर आएगा तो ये भी क्या हो गया माइनस। फिर कौन सी टर्म आ रही, x वाली टर्म। जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी माइनस की, और जब ये 12 आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। क्या रह गया बाकी, 0 इज इक्वल टू x²। 25 में से 24 को माइनस करूंगा तो प्लस x माइनस 12। अब आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। आपको नजर आ गया कि इक्वेशन की आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाए तो मैंने पहली चीज कॉमन बताई थी, वो नहीं कर रही। फिर क्या बताया था, मिड टर्म ब्रेक, और मिड टर्म ब्रेक करने के लिए कहा था कि आप इसमें से क्या लेंगे, कांस्टेंट टर्म लेंगे। मैं एक दफा फिर आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। -12 मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, x² के कोफिशिएंट से, वो क्या बनता है 1। मुझे पता है मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया -12। अब हमने वो टेबल देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर मुझे -12 आए। आइडिया है, 1 का तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप एक दफा लिख लेते हैं पैटर्न के तौर पर। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। अब बाकी जो बनते हैं वो आप खुद उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ज्यादा इजी और आसान से समझ में आ जाएगा। हम इन्हीं के साथ, चूंकि मुझे माइनस का चाहिए तो मैं क्या करता हूं, इनको माइनस में रख लेता हूं। जब मैं इनको माइनस में रखूंगा तो ये मुझे माइनस में मिल जाएंगे। अब इन्हीं नंबर को क्या करना था, आपने ऐड करना था। -1 प्लस 12 कितना मिलेगा आपको 11, -2 प्लस 6 कितना मिलेगा +4, बट -3 प्लस 4 क्या मिलेगा आपको +1। अब आपको इन तीनों में से बेस्ट कौन सा जो आपके सोल्यूशन में फ्रूटफुल है वो कौन सा है, मुझे नजर आ रहा है वो +1 वाला है। क्यों, क्योंकि नजर आ रहा है इसके साथ भी क्या था +1। सो अब इसको राइट करते हैं। राइट कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। अब इस 1x को ब्रेक करना है और ब्रेक करने के लिए आपने ये पेयर बना लिया, वो क्या बना -3 + 4। अब इसके साथ अल्फाबेट लिखते थे, चूंकि 1 के साथ अल्फाबेट x है तो 3 के साथ भी क्या आया x, और 4 के साथ भी क्या आ गया x। कितनी टर्म्स बन गई, 4 टर्म्स बन गई। अगर मेरे पास 4 टर्म्स बन जाए तो पहली 2 में से क्या देखना था आपने, कॉमन, नेक्स्ट 2 में से भी क्या देखना है कॉमन। तो क्या नजर आ रहा है आपको, होल कॉमन x माइनस 3, और बाकी क्या नजर आ रहा है आपके पास x + 4 = 0। अब आप लिख सकते हैं कि x माइनस 3 वो भी = 0 या x + 4 = 0। तो यहां से आपके पास जो x की वैल्यू आई डेट इज 3, और जो यहां से आई वो क्या आई -4 आ गई। सो मेरे पास x की 2 वैल्यूज आई। अगर इसके आंसर को लिखना हो तो सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट में कितनी वैल्यूज 3, -4। तो ये मेरे पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x + 1/x प्लस x/x + 1 = 25/12। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट नंबर 5 समझ में आया होगा। जो पार्ट नंबर 6 है वो भी फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस के बारे में है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले आप इनके डिनोमिनेटर को ख़त्म करते हैं। जब डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे वो हमेशा एलसीएम से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। होने के बाद आपको इस तरह की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वेश्चन के मुताबिक फैक्टराइजेशन से करना था, तो फैक्टराइजेशन मीन कॉमन मिड टर्म ब्रेक, या आप मिड टर्म ब्रेक को पेयर मेथड भी कह सकते हैं। तो वो अप्लाई करेंगे तो आपके पास x की आपको 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। आखिरी सवाल है आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो आंसर 2 क्यों आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी इक्वेशन में काम आएगा। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो तो हमेशा जो मेरे आंसर आएंगे वो 2 आएंगे। जनरली कभी कभार हमारा सोल्यूशन 1 भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी नेचर के ऊपर।
अभी जनरली अगर आपने याद रखना है तो याद रखिएगा, जितनी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 जो है वो ट्राई कीजिएगा आप खुद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है हेल्प करेगा फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको क्वेश्चन हो जाएगा, ना हुआ तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन का पार्ट भी कर दूंगा। अगर आपको किसी भी लेक्चर में प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका सलूशन आपको बता दूंगा। मज़ीद चैनल की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।